बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है एंड्रॉयड ओएस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और इसमें हमने कुछ फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर तो देख लिया था। एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हम आज बात करेंगे और ये पार्ट 3 है इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्रेमवर्क देखा था जिसमें सारा हमारा जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क, उसमें बॉटम पे लिनक्स कर्नल था, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर थी, एंड्रॉयड रन टाइम, नेटिव सी प्लस प्लस और सी लाइब्रेरीज थी, जावा एपीआई फ्रेमवर्क और सिस्टम ऐप्स। इसके अलावा हमने लाइफ साइकिल देखा था, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, जिसमें हमने देखा कि एक्टिविटी हमारी कैसे, किस वक्त कौन सा उसका फंक्शन कॉल होता है और कब हमारी एक्टिविटी, कब हमारी ऐप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज हम देखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हमें कई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन का नेसेसरी और प्राइमरी कंपोनेंट है, दैट इज़ द मैनिफेस्ट फाइल। अब मैनिफेस्ट फाइल हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऐसी फाइल है जो कि तमाम कंपोनेंट्स जिसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है जी। ओके, बिफोर द एंड्रॉयड सिस्टम कैन स्टार्ट एन ऐप कंपोनेंट, द सिस्टम मस्ट नो दैट द कंपोनेंट एग्जिस्ट बाय रीडिंग द एप्स मैनिफेस्ट फाइल। हर कंपोनेंट पहले मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। और ये फाइल कौन सी है? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। Your app must declare all its component in this file, which must be at the root of the app project directory। तो तमाम कंपोनेंट यहाँ पे डिक्लेयर होंगे और ये रूट डायरेक्टरी पे ये फाइल मौजूद होगी। और उसके बाद इसमें सिर्फ कंपोनेंट ही रजिस्टर्ड नहीं होते, बल्कि और भी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐप से रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल होती है। The manifest file does a number of things in addition to declaring the app's components, such as the following: identifies any user permission the app requires। बाज़-औक़ात ऐप में कुछ परमिशन रिक्वायर होती हैं, लोकेशन आपकी ऐप ने आपकी एक्सेस करना होती है, मोबाइल की आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने होते हैं, आपका जीपीएस कैमरा वगैरह, तो वो सारी परमिशंस यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में वो आइडेंटिफाई की गई होती हैं। डिक्लेयर्स द मिनिमम API लेवल रिक्वायर्ड बाय द ऐप, जिसके ऊपर एप्लीकेशन आपकी बेहतर तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। डिक्लेयर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स यूज्ड और रिक्वायर्ड, दैट इज़ कैमरा, ब्लूटूथ। डिक्लेयर्स API लाइब्रेरीज द ऐप नीड्स टू बी लिंक्ड अगेंस्ट अदर दैन द एंड्रॉयड फ्रेमवर्क API सच एज द गूगल मैप्स लाइब्रेरी। जो भी आपने एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो भी यहाँ पे डिफाइन डिक्लेयर की गई होती है। ठीक है जी। तो इसको हम आगे चलने से पहले मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके कोई पहले से जो बनी बनाई ऐप है उसमें मैनिफेस्ट फाइल आपको मैं ऑब्ज़र्व करवाता हूँ। देखें उसमें किस तरह से जो है वो डिफरेंट ऐप के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिक्लेयर किए गए होते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो हमने ओपन कर ली है। पहले से एक बनी ऐप है जो कि अभी मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन इस पर काम चल रहा है। बहरहाल इसमें ये देखें टॉप पे आपको रूट पे ये मैनिफेस्ट फाइल नज़र आ रही है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। अगर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, बल्कि कुछ और फाइल्स मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आप इसके ऊपर फोकस कर सकें। तो इसको ओपन करते हैं हम, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल आपकी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ओपन हो जाएगी। तो इसमें देखें जितनी भी आपकी हमारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, आप ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये इसका लेबल पोल्ट्री एप्लीकेशन का लेबल है, नेम है। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें ये देखें यहाँ पे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं इस एप्लीकेशन में। एक एक्टिविटी है ऐड केज इन्फो, ठीक है जी। फिर बर्ड्स की एक्टिविटी है, केज एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। अभी चूँकि यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा कोई और परमिशंस यहाँ पे अभी डिक्लेयर रजिस्टर्ड नहीं की, तो सिर्फ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। ठीक है जी। अब ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी हमारी इस ऐप में मौजूद हैं। जैसे ये देखें ऐड केज इन्फो लेफ्ट साइड पे, एनिमल चूँकि अभी इसको हमने कॉल नहीं किया तो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड भी नहीं हुई। ठीक है जी। बर्ड्स है,
केज है, डीबी पोल्ट्री ये एक्टिविटी नहीं है, ये एक जावा क्लास है जिसमें डेटाबेस इम्प्लीमेंट की गई है। फिर होम एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या होती है ये भी हम आगे अपने लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि ये आपकी मैनिफेस्ट फाइल है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और इसमें इस फाइल में आपकी ऐप से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़, तमाम कंपोनेंट्स, तमाम परमिशंस, तमाम एपीआईज़ यहाँ पर डिक्लेयर्ड होती हैं। आपकी ऐप ने जो जो चीज़ें, जो जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से, जिसको हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड। हमें डेवलपमेंट से पहले इनको समझना ज़रूरी है कि हमारे एप्लीकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिल के एप्लीकेशन एक हमारी बनती है। एंड्रॉयड एप्स आर बिल्ट एज अ कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन बी इन्वोक्ड इंडिविजुअली। ठीक है जी, कॉल होते हैं, आप किसी भी कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो, कोई भी इवेंट अकर होने पर कंपोनेंट कॉल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ ऐप कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, और ये वाहिद कंपोनेंट है जो कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक्टिविटी। ठीक है जी। एन एक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ ऐप कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, जिसको हम देखते हैं, जिसको यूज़र देखता है, यूज़र इंटरफेस जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है। द मेन एक्टिविटी स्टार्ट्स व्हेन द यूज़र टैप्स योर ऐप्स आइकन। जब हम किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी स्टार्ट होती है। जैसे देखें, ये मेरे पास एप्लीकेशन जो हमने एंड्रॉयड ऐप एक ओपन की थी, इसमें ये मेन एक्टिविटी अवेलेबल होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी मेन एक्टिविटी की क्लास फाइल है। एक और आपको बात बता दूं कि हर एक्टिविटी से रिलेटेड दो फाइल्स होती हैं। एक होती है एक्सएमएल फाइल, जिसको आप इंटरफेस फाइल कहते हैं। ठीक है जी। ये जो इंटरफेस फाइल है ये क्या बताती है, ये बताती है कि आपका इंटरफेस कैसा होगा, लुक एंड फील कैसी होगी, और इसकी एक्सटेंशन .xml होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और इसके ऊपर डिफरेंट जो कंट्रोल्स, जो विजेट्स लगे होंगे, जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जो फंक्शनैलिटी है, वो इसके साथ एक जावा फाइल है जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करती है। बात समझ आई? तो ये सारी एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग सेंस में देखें, एक एक्सएमएल फाइल होगी, एक्सएमएल फाइल में सिर्फ फ्रंट एंड हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल ओपन की हुई है, और ये राइट साइड पे इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो दिखा रहा है। अब इस यूज़र इंटरफेस के भी इसको देखने के डिफरेंट तरीके हैं। ये टॉप पे आप देखो तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन नज़र आ रही हैं। एक है डिज़ाइन, एक है स्प्लिट, एक है कोड। डिज़ाइन में सिर्फ डिज़ाइन नज़र आएगा, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से आप डिज़ाइन अपना बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। कोड में सिर्फ कोड नज़र आएगा, और आप कोडिंग के ज़रिए से अपना फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। फिर ये स्प्लिट मोड है, स्प्लिट मोड में कोड भी नज़र आ रहा होता है और उसका फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस भी दिखा रहा होता है। तो बाज़ लोग कन्वीनियंट होते हैं कोड लिखने में कि कोड से वो अपना यूज़र इंटरफेस बनाएं, और बाज़ जो लोग हैं वो कन्वीनियंट होते हैं कि जी वो ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाएं। बहरहाल दोनों स्किल्स, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये मेरा इंटरफेस था, इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये साइन इन पेज है। इस पे यूज़र का नेम एंटर होगा, पासवर्ड एंटर होगा, और साइन इन का बटन लगा हुआ है, तो ये साइन इन किया जा सकता है। तो मेन एक्टिविटीज़ के बाद ही आप कोई और कंपोनेंट दैट माइट बी एक्टिविटी और सम अदर कंपोनेंट आप उसको इन्वोक कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है जी। ऐप कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप। ईच कंपोनेंट इज एन एंट्री पॉइंट थ्रू विच द सिस्टम और अ यूजर कैन एंटर योर ऐप। जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये ऐप को एक्सेस करने के एंट्री पॉइंट्स हैं। द सेम वे एनी बिल्डिंग हैज़ सम गेट्स। बिल्डिंग के जैसे गेट्स होते हैं, आप गेट से बिल्डिंग में एंटर होते हो, बिल्कुल वैसे ही आपके एंट्रेंस पॉइंट्स हैं।
सम कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है जी। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज एक्टिविटीज, सेकंड सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, कंटेंट प्रोवाइडर। एक्टिविटी आपकी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। सर्विसेज आपकी बैकएंड पे रन करती हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी आपके बैकएंड पे रन करते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर जो है ये आपके डेटाबेस को हैंडल करता है, इसके नाम से जाहिर है कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये डेटाबेस से डाटा एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर आप यूज करते हो। ओके, द फर्स्ट ईच टाइप सर्व्स अ डिस्टिंक्ट पर्पस एंड हैज अ डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल दैट डिफाइंस हाउ द कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। हमने स्टार्ट पे एक्टिविटी लाइफ साइकिल देखा था प्रीवियसली, आपको याद होगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल था। जो बाकी कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल डिफरेंट है। ओके, इन द फॉलोइंग वी विल डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ ऐप कंपोनेंट्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है जी एक्टिविटीज, ठीक है जी। एक्टिविटीज आर द बेसिक एंट्री पॉइंट फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर। यूजर के लिए ये बेसिक एंट्री पॉइंट है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाई एप्लीकेशन, और इसमें जो मेन एक्टिविटी थी साइन इन पेज बना हुआ था, वहाँ से यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। यूज़र एप्लीकेशन के साथ कोई भी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है या कोई अपना पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए ऐप डेवलप की गई है वो अचीव कर सकता है। इट रेप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन यूज़र इंटरफेस। एक जो एक्टिविटी होती है वो सिंगल स्क्रीन रेप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। Although the activities work together to form a cohesive user experience, अकेली एक्टिविटी मुकम्मल एप्लीकेशन नहीं होती। मल्टीपल एक्टिविटीज़ आपस में वो इंटरेक्ट करती हैं कोहेसिवली, वो यूज़र को पूरी एक एप्लीकेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है जी। ईच एक्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट होती है, बट यू कैन इन्वोक, you can call other activities by some event, by clicking the button or by some other event. उसके बाद है सर्विसेज एक्टिविटीज़ को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये आप देखें, ये हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है। ये एक ऐप है बिल्कुल सिंपल सी और अभी मुकम्मल नहीं है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। ये मैं ओपन करता हूँ, ये मेन एक्टिविटी, और ये मेन एक्टिविटी राइट साइड पे आपको इसका इंटरफेस डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है, ये इसकी कोडिंग भी है। और मैं आपको ये पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ कि हर एक्टिविटी से रिलेटेड 2 फाइल होती हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लेवल पे बात करो तो एक आपकी XML फाइल होती है जो कि प्योरली यूज़र इंटरफेस बना रही होती है, एक आपकी जावा फाइल होती है जो कि फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। जैसे आप ये देखें, ये XML फाइल है, ये राइट साइड पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज़ लगे हुए हैं। अगर मैं कोई एक नया टेक्स्ट व्यू ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है जी, बल्कि टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं हम, या फिर टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेते हैं। जो टेक्स्ट व्यू है वो आपका रीड ओनली टेक्स्ट होता है। जो एडिट टेक्स्ट आपका विजेट है, ये इसमें यूज़र कोई टेक्स्ट लिख सकता है, राइटेबल भी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ जस्ट फॉर योर कंसिडरेशन। तो टॉप पे इसको ऐड कर लेते हैं। हर एक्टिविटी की अपना एक इसका लेआउट होता है, वो फिर लेटर ऑन जब हम फर्दर डिस्कशन करेंगे तो फिर हम लेआउट की भी बात करेंगे। फिलहाल इसको सिंपली मैं आपको एक टेक्स्ट व्यू, इसमें मैंने आपको लेआउट चेंज करके दिखाना चाह रहा था। पोल्ट्री ऐप टेक्स्ट साइज का थोड़ा हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है जी। डीपी इसका एक यूनिट है विच टेल्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट। और इसके अलावा कुछ और इसके
ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, अलाइनमेंट है, ठीक है, जिसके मार्जिनस हैं, और फिर ये इसके लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम, ये इसकी ये कहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसमें डिस्प्ले होना है ये वो बता रहा है। इसका जो मार्जिन है वो कुछ हम कम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ अप्रोप्रिएट हमें नज़र आ रहा है। लेआउट हाइट 107 dpi इसको। तो इस तरह से हम अगर हमने फ्रंट एंड बनाना है तो .xml फाइल के ऊपर हम उसके ज़रिए से फ्रंट एंड बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, और उसके ऊपर उसकी बेस पे हमने फंक्शनैलिटी क्या कॉल करनी है, क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वो हम .java फाइल में। सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि देखें ये हमारा एक बटन था साइन इन। ये बटन क्या है जी? ये वो बटन है जिसके ऊपर क्लिक करके हम साइन इन करते हैं। तो ये बटन क्लिक होने पे क्या करेगा, ये कुछ हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, यूज़र नेम, ठीक है जी, उसका टेक्स्ट गेट करेगा, उसको यू में स्टोर करेगा, पासवर्ड गेट करेगा, उसको स्टोर करेगा, और उसके बाद ये एक चेक करेगा कुछ, उसके बाद चेक करेगा कि i1 के बराबर है या नहीं, और बल्कि उससे पहले ये poultry.signin ये एक फंक्शन कॉल करेगा जो कि डेटाबेस में से यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करेगा, ठीक है जी। यानी कि हम जावा फाइल के ज़रिए से जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और XML जो फाइल है वो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये पोल्ट्री हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा अपनी डेटाबेस का, टॉप पे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि देखें DB पोल्ट्री हमारी डेटाबेस फाइल का नाम था, DB पोल्ट्री टाइप का हमने पोल्ट्री के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है जी। और इस डेटाबेस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर हम डेटाबेस के डिफरेंट फंक्शन कॉल करेंगे। तो अगर तो ये आई में हमने इसका जो फंक्शन कॉल किया उसकी आउटपुट आई में रिसीव की, अगर तो ये 1 के बराबर है, अब ये हमें फंक्शन भी देखना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सी बात, अभी हम जब डेप्थ में जाएंगे बाद की बातें हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो XML फाइल है वो फ्रंट एंड के लिए, और जो जावा फाइल है वो बैक एंड डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक्टिविटी दोनों फाइलों से मिल के एक्टिविटी बनती है। और जावा के अलावा आप कोटलिन एक लैंग्वेज है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम अपने कोर्स में जावा को ही यूज़ करेंगे। अच्छा, एक्टिविटीज़ के अलावा एक और आपका बिल्डिंग ब्लॉक है एंड्रॉयड, दैट इज़ सर्विसेज। सर्विसेज आर जनरल पर्पज एंट्री पॉइंट बट रन्स इन द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में रन करते हैं, इनका यूज़र इंटरफेस कोई नहीं होता। नो UI, ठीक है जी। यूज़र आर मोस्टली अनअवेयर अबाउट रनिंग ऑफ सर्विसेज इन बैकग्राउंड। तो यूज़र्स को ये पता भी नहीं चलता कि कोई सर्विस, कोई स्पेसिफिक सर्विस रन भी कर रही है कि नहीं कर रही। जो एंड यूज़र है, लाइव वॉलपेपर्स, नोटिफिकेशन, स्क्रीन सेवर्स आर ऑल बिल्ट एज सर्विसेज। ये सर्विसेज के तौर पे बिल्ट होते हैं। उसके बाद हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स अलाउज यू टू रजिस्टर फॉर सिस्टम और एप्लीकेशन इवेंट्स। ये डिफरेंट इवेंट्स के साथ रजिस्टर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डॉन डिस्प्ले UI, दे मे क्रिएट अ स्टेटस बार नोटिफिकेशन टू अलर्ट द यूज़र व्हेन अ ब्रॉडकास्ट इवन अकर्स। जब आपका कोई डेटाबेस एक्टिविटी आपकी मुकम्मल होती है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाता है, सिर्फ मैसेज शो करवा दिया जाता है। फिर आगे आपके कंपोनेंट कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स मैनेज ऐप डाटा, ठीक है जी, दैट यू कैन स्टोर इन द फाइल सिस्टम इन SQLite डेटाबेस। जो आपकी SQLite डेटाबेस है ये लोकल डेटाबेस होती है, जो आपकी डिवाइस के ऊपर ही डेटाबेस बनती है, ये सर्वर पर नहीं होती। अगर आप एक डिवाइस पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसमें SQLite डेटाबेस यूज़ की गई है, तो आप दूसरी जो है वो डिवाइस, उसके ऊपर अगर वही ऐप इंस्टॉल करेंगे, वही यूज़र नेम पासवर्ड, सेम आपका अकाउंट होगा, तो डाटा आपको नहीं मिलेगा। चूँकि अगर SQLite है तो SQLite लोकल डेटाबेस बनाती है। कोई फ़र्ज़ करें गेम है, ठीक है जी, उस पर आपने प्रोफाइल बनाई है, वो सेम डिवाइस पे सारी उसकी प्रोग्रेस सेव होगी। लेकिन अगर फायरबेस है, तो फायरबेस जो है ये सर्वर बेस्ड डेटाबेस है। अगर आप कोई फायरबेस बेस्ड कोई गेम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी डिवाइस अगर आप यूज़ करेंगे
तो वहाँ पे भी प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी। ठीक है जी। इन SQLite database or Firebase on the web or any other storage location that your app can access। ठीक है जी। तो ये आपकी जो मेन आपके वेंडर्स हैं, लोकल डेटाबेसेस और सर्वर बेस्ड डेटाबेसेस, उसमें ये एक आपका SQLite लोकल बेस्ड है और Firebase जो है आपका जो है ये आपका लाइव डेटाबेस है, मतलब सर्वर बेस्ड है। तो इसके अलावा भी कई वेंडर्स हैं, कोई एक नहीं है, दर्जनों वेंडर्स हैं, लेकिन लोकल डेटाबेसेस में से SQLite बेहतरीन है। ठीक है जी, कई इसके फीचर्स बेहतर हैं। फायरबेस सर्वर बेस्ड में बेहतर है। तो जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो डेटाबेस आपको ऐप डाटा आपको एक्सेस करने के बारे में फैसिलिटेट करते हैं। अब उसके बाद है एक्टिवेटिंग कंपोनेंट्स। ये जो 4 कंपोनेंट है ये एक्टिवेट कैसे होंगे, इनको आप कॉल कैसे करोगे। एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आर एक्टिवेटेड बाय एन एसिंक्रोनस मैसेज कॉल्ड एन इंटेंट। जस्ट लाइक आप देखिए, अगर हम अपनी ऐप पे आए, जो मैंने आपको बताया कि ये मतलब एक बनी हुई है, तो ये देखें यहाँ पे हमने इंटेंट यूज़ किया। अब इंटेंट क्या कर रहा है, ये एक हमारी इस वक्त करंट एक्टिविटी थी, मेन एक्टिविटी। अब ये किसी और एक्टिविटी को कॉल कर रहा है, होम डॉट क्लास। ठीक है जी। इंटेंट क्या, इंटेंट हम जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए इंटेंट यूज़ होता है। इंटेंट बनाने का सिंपल सा तरीका, आप इंटेंट यूज़ करते हो, नया इंटेंट, उसका ऑब्जेक्ट एक बनाते हो और आप अपना करंट कॉन्टेक्स्ट बताते हो, करंट आपकी कौन सी एक्टिविटी है, और आप अपनी टारगेट एक्टिविटी बताते हो, और जो आपने इंटेंट का नाम रखा होता है उस इंटेंट के साथ आप फंक्शन कॉल करते हो स्टार्ट एक्टिविटी, और आपका वो इंटेंट, आपका वो स्पेसिफिक जो एक्टिविटी होती है, जो सर्विस होती है, जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो इन्वोक हो जाता है। लेकिन ये काम नॉर्मली हम किसी ना किसी कंडीशन में कर रहे होते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर आप वो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो या स्पेसिफिक सर्विस आप एक्टिवेट करोगे, इन्वोक करोगे। ये कोई कंडीशन भी हो सकती है, ये कोई इवेंट भी हो सकता है। सिंपल बटन क्लिकिंग पे भी आप एक्टिविटी कॉल कर सकते हो, किसी इफ कंडीशन पे भी कॉल कर सकते हो, यानी कि कोई ना कोई इवेंट या कंडीशन होगी। ठीक है जी। तो एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आर एक्टिवेटेड बाय एन एसिंक्रोनस मैसेज कॉल्ड एन इंटेंट। इट्स इंटेंट्स बाइंड इंडिविजुअल कंपोनेंट टू ईच अदर एट रन टाइम। ये रन टाइम के ऊपर इन्वोक करते हैं, बाइंड करते हैं, कॉलिंग कर रहे होते हैं। An intent is created with an intent object which defines a message to activate either a specific component or a specific type of component। Implicit intent हो सकता है या explicit intent हो सकता है। ठीक है जी। Implicit होता है जो कि automatically कॉल हो जाता है, explicit जो आप खुद से डिफाइन करते हो। अच्छा जी, कंटेंट प्रोवाइडर्स आर नॉट एक्टिवेटेड बाय इंटेंट। अब 4 हमने कंपोनेंट देखे थे, एक्टिविटीज थी और सर्विसेज थी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर थे। ये तीनों के तीनों आपके इंटेंट से एक्टिवेट होंगे, जबकि जो चौथा आपका कंपोनेंट है कंटेंट प्रोवाइडर, ये इंटेंट से एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है जी। कंटेंट प्रोवाइडर्स आर नॉट एक्टिवेटेड बाय इंटेंट्स, रादर दे आर एक्टिवेटेड व्हेन टारगेटेड बाय अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंटेंट रिजॉल्वर। ये कंटेंट आपके जो प्रोवाइडर हैं, ये कंटेंट रिजॉल्वर की बेस पे आपके एक्टिवेट होते हैं। जब आपको कोई डेटाबेस से कोई चाहिए हो, डाटा स्टोर करवाना हो, तब ये एक्टिवेट होते हैं। द कंटेंट रिजॉल्वर हैंडल्स ऑल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विद द कंटेंट प्रोवाइडर सो दैट द कंपोनेंट दैट इज परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शंस विद द प्रोवाइडर डजंट नीड टू एंड इंस्टेड कॉल्स मेथड ऑन द कंटेंट रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखें, जैसे ये डीबी पोल्ट्री डेटाबेस फाइल है हमारे इस एप्लीकेशन में, तो इसमें देखिए कंटेंट वैल्यूज़ को यूज़ किया गया, कंटेंट रिजॉल्वर को यूज़ करते हुए आपके कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो आपके जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं ये इंटेंट की बजाय कंटेंट रिजॉल्वर के ज़रिए से एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं, एडिशनल कंपोनेंट्स, जो कि इतने मेजर बिल्डिंग ब्लॉक तो नहीं है,
There are additional components which will be used in the construction of above mentioned entities, their logic and wiring between them, जो कि उनको आपस में बाइंड करने के लिए, उनको यूज करने के लिए कुछ यूज होते हैं। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं? फ्रेगमेंट्स हैं। represents a portion of user interface in an activity। views हैं जो कि different widgets, UI elements that are drawn on screen including buttons, lists, forms वगैरह। ठीक है जी, जैसे आप ये देखिए अपनी एप्लीकेशन में जब आप XML फाइल पे आते हो और आप ये डिज़ाइन पे आते हो तो ये सारे आपके डिफरेंट व्यूज़ हैं, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, फिर उसके अलावा ये आपके जो है वो लेआउट्स आ जाते हैं, विजेट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो व्यूज़ आ जाते हैं जो कि आपका यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। फिर लेआउट्स हैं व्यू हायरार्कीज दैट कंट्रोल स्क्रीन फॉर्मेट्स एंड अपीयरेंस ऑफ द व्यूज़। डिफरेंट टाइप के लेआउट हैं। एक आपके जैसे हम यहाँ पे बात करें इस वक्त जो हमने यूज़ किया हुआ है लेआउट, वो यूज़ किया हुआ है जी लीनियर लेआउट। लीनियर के अलावा कई किस्म के लेआउट्स हैं जो कि आप अपने डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। लीनियर लेआउट में भी इवन आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। आपको पता है बाज़ स्क्रीन्स आपके वो वर्टिकल एप्लीकेशन होती हैं, बाज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं। फिर लीनियर लेआउट के अलावा कुछ और आपके डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं, ग्रिड लेआउट है, इस तरह से 5-7 हैं फेमस। उसके बाद इंटेंट्स हैं, मैसेजेस, वायरिंग कंपोनेंट्स टुगेदर जो हमने बात की अभी, एक्टिवेट करने के लिए आपके जो सर्विसेज और एक्टिविटीज़ और ब्रॉडकास्ट रिसीवर को एक्टिवेट कर। फिर रिसोर्सेज हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स सच एज स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ड्रॉएबल पिक्चर्स। तो ये आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। जैसे आप ये देखें यहाँ पर ये रिसोर्सेज में ड्रॉएबल आ गया। ठीक है जी, ये मिप मैप वैल्यूज़, तो ये आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। तो ये छोटे छोटे आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे आपके कंपोनेंट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, इनको यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। एनीवे आज के लिए इतना ही। आज हमने इन 3 लेक्चर्स में हमने एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देख लिया, कुछ फ्रेमवर्क्स देख लिए और एंड्रॉयड